तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कीमत निर्धारण। तो प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कीमत निर्धारण, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो लिख लेते हैं, प्राइस इक्विलिब्रियम यानी कीमत संतुलन। कीमत संतुलन का मतलब होता है जहाँ पर कीमत डिटर्मिन हो रही है। जैसे हमें पता है, हमने टर्म 1 में और पहले भी पढ़ा है कि ये यहाँ पर वो एक्स लेते हैं, यहाँ पे वाई लेते हैं, यहाँ पे ओ लेते हैं, ठीक। और ऐसे जो बनता है वो डिमांड कर्व बनता है हमारा, ठीक। ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। और ऐसे बनेगा, ये हो गया सप्लाई कर्व, ठीक है। यहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर हो रहा है, ये है ई पॉइंट। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो गया, इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये जो प्राइस है, मान लो ये 10 रुपये है, तो यही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक। ये इक्विलिब्रियम प्राइस इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर। तो हम अगर प्राइस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि प्राइस इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट या इज दैट प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। हिंदी में क्या होगा? संतुलन कीमत वह कीमत है जहाँ मांग व पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें पता लग गया कि जो अगर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर जहाँ पर होते हैं, वो प्राइस क्या होता है हमारा? इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हमें ये बनाना आना चाहिए। यहाँ पर हम ओ एक्स लेते हैं, यहाँ वाई लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं हम क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ लेते हैं हम प्राइस, ठीक है। यहाँ लेते हैं हम प्राइस, इसे बोलेंगे क्यू, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब केस वन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन डिमांड increases while supply remaining constant। while supply remaining constant हिंदी में लिखेंगे, कीमत व मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत व मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पूर्ति के समान रहने पर मांग में वृद्धि होती है। तो देखो इसमें क्या होगा। मान लो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस। यहाँ ओ, यहाँ वाई, यहाँ एक्स, यहाँ हम लेते हैं क्वांटिटी, और यहाँ क्या लेते हैं? यहाँ लेते हैं हम प्राइस, ठीक। अब मान लो डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हमारा पहला केस क्या है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा? डिमांड हमारी बढ़ती है तो क्या होगा, यानी मांग अगर बढ़ती है, मांग में अगर वृद्धि होती है तो क्या होगा? तो डिमांड अगर बढ़ती है, तो हमने पढ़ा है डिमांड वाले चैप्टर में कि डिमांड का राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, यानी दाई तरफ। तो ये दाई तरफ यहाँ होगा, है ना। ये हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा D1। ये D1 कर्व एस कर्व को कहाँ यहाँ कट करता है, तो ये ई इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये हो गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, ठीक है। यहाँ हमारी क्वांटिटी बढ़कर हो गई Q1 और प्राइस बढ़कर क्या हो गया? P1, ठीक। यानी हम, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि क्या होगा क्वांटिटी और प्राइस पर क्या होगा यदि हमारा जो है डिमांड बढ़ जाती है, तो हम आंसर लिखेंगे वाइल सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस, देन क्या होगा? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, देन डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड कर्व will shift rightward and therefore price and quantity
विल इंक्रीज। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? यदि पूर्ति के समान रहने पर मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा और कीमत व मात्रा में वृद्धि होगी। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है या ज़्यादा नंबर का आता है, जैसे 3 का है या 5 का, जैसे भी है, तो आप इसके बाद लिखेंगे, जब आप ये लिख देंगे कि डिमांड इंक्रीज होने से डिमांड का राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा और जिसकी वजह से कीमत और मात्रा में वृद्धि होगी, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, तो आप लिखेंगे इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ, ये मास्टर लाइन लिखवा रहा हूँ मैं, बस एक ही बार लिखवाऊंगा, उसके बाद आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद लिखना सीख जाएंगे। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। समझ लो आप मास्टर लाइन्स लिखना सीख रहे हो। इसे चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। फिर आप डायग्राम बना देंगे ये वाला, ठीक, कि डिमांड कब ये हुआ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे डायग्राम की। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि इन द गिवन डायग्राम, अब इस एक्सप्लेनेशन में लिखना चालू करेंगे हम। इन द गिवन डायग्राम quantity has been shown on x-axis while price has been shown on y-axis. In this diagram, demand curve has been denoted by D, whereas supply curve has been by S. Is the equilibrium point and P is equilibrium price। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। When demand increases, it becomes D1 which intersects supply curve at E1 point, which is new equilibrium point where price has increased and quantity has also increased। अब आपको इनमें से जो लाइन याद रहती है एग्जाम में, आप वो लिख सकते हो। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे। ऊपर दिए गए चित्र में ओ एक्स अक्ष पर व ओ वाई अक्ष पर, ओ एक्स अक्ष पर मात्रा व ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। चित्र में मांग वक्र को डी व पूर्ति वक्र को एस द्वारा दर्शाया गया है। चित्र में ई संतुलन बिंदु है जहाँ कीमत P व मात्रा Q है। यदि मांग में वृद्धि होती है
तो यह दाईं ओर खिसक कर D1 हो जाता है और S वक्र को E1 पर काटता है, जो कि नया संतुलन बिंदु है, जहां कीमत बढ़कर P1 और मात्रा बढ़कर हो जाती है। अब देखो ये सब मास्टर लाइंस थी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको, केस 2। यानी क्वेश्चन मान लीजिए केस 2 है आपका। तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन डिमांड डिक्रीजेस। यानी जब डिमांड घटती है, या फिर कीमत व मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि यदि पूर्ति के समान रहने पर मांग में कमी होती है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो सेम वही, पहले दीवारें बना देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहले दीवारें बनाए थे ना, ठीक। ये तो सबसे पहले लिखा है OXY। यहाँ क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ प्राइस लेते हैं। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, दोनों बराबर हैं E पॉइंट, ये Q, ये P। अब बोल रहा है कि डिमांड में कमी होती है, यानी मांग में कमी होती है। मांग में कमी होगी तो मांग वक्र किधर खिसकेगा, बाई तरफ, D1। ये D1 कर्व S कर्व को कहाँ कट कर रहा है, S कर्व इसे कहाँ कट कर रहा है, इसे यहाँ कट कर रहा है ना, ठीक। तो ये E पॉइंट हो गया, E1 नया पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर क्वांटिटी घटकर हो गई Q1 और प्राइस भी घटकर हो गए P1। अब आप कहोगे कि आंसर लिखना है पहले, तो अब आंसर में क्या लिखोगे आप, वही जो ऊपर वाले में लिखा था ना। देखो इस वाले में क्या लिखा था, यहाँ लिखा था हमने कि वाइल सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। तो यहाँ इंक्रीजेस की जगह क्या लिख दोगे, इंक्रीजेस की जगह लिख दोगे डिक्रीजेस। देन द डिमांड का विल शिफ्ट राइट वर्ड की जगह लेफ्ट वर्ड, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको चेंज करना है मैं वहाँ बॉक्स बना देता हूँ। एक यहाँ चेंज करना है, एक यहाँ चेंज करना है। एंड देयरफॉर प्राइस एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ ये डायग्राम। पूर्ति समान रहने पर यदि मांग में वृद्धि होती है तो वृद्धि के पे बॉक्स बना देते हैं एक, इसमें आप कमी लिख दोगे। और तो मांग वक्र दाई ओर की जगह बाई ओर और खिसकेगा, और कीमत में मात्रा में वृद्धि की जगह कमी होगी। ये आपको करना है। तो देखो ये हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया इसको। तो ये पैराग्राफ सेम रहेगा, बस इंक्रीज़ की जगह क्या लिख देंगे, इसमें इंक्रीज़ की जगह हम लिख देंगे, इंक्रीज़ की जगह हर जगह हो जाएगा डिक्रीज़, ठीक है। और अगर हिंदी वाले में जाए तो वृद्धि की जगह क्या हो जाएगा, वृद्धि की जगह कमी लिख देंगे, ठीक। और फिर ये जो है एक्सप्लेनेशन भी सेम हो जाएगी, बस चेंज करना है कि कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी एक्सप्लेनेशन भी सेम लिखनी है, बस क्या करना है प्राइस और क्वांटिटी पर जो इफेक्ट पड़ा है, यानी इफेक्ट पड़ा है वो अलग लिखना है, वो लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूं कि इन द गिवन डायग्राम, यानी इस दिए गए चित्र में OX अक्ष पर क्वांटिटी और OY अक्ष पर प्राइस दिया गया है। यानी OX एक्सिस पर क्वांटिटी एंड OY एक्सिस पर प्राइस हैव बीन शोन एंड डिमांड कर्व इज डिनोटेड बाय T एंड D एंड सप्लाई कर्व इज डिनोटेड बाय S। यानी मांग वक्र को D और पूर्ति वक्र को S द्वारा दर्शाया गया है। इसके बाद E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी E संतुलन बिंदु है जहाँ पर कीमत P और मात्रा Q है, यानी वेयर प्राइस इज P एंड क्वांटिटी इज Q। इफ डिमांड डिक्रीजेस, यानी यदि मांग घटती है तो मांग वक्र बाई ओर खिसकता है, यानी डिमांड कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट और राइटवर्ड। देन D1 दिस D1 कर्व विल कट S कर्व एट द E1 पॉइंट। ये S कर्व को यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये कहाँ कट करेगा, ये इसे कट करेगा केवल इस पॉइंट पर। तो E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर प्राइस हैज़ फॉलन या फिर प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड एंड क्वांटिटी हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, यानी प्राइस भी कम हो चुके हैं और क्वांटिटी भी। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में क्या हो रहा है, वही आपको आंसर लिखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन सप्लाई इंक्रीज। अब की बार सप्लाई बढ़ेगी, है ना। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है
और डिमांड कांस्टेंट है, आपकी बार डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हिंदी में आप समझ लो कि यदि पूर्ति बढ़ती है तो ये ओ एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर लेंगे क्वांटिटी। सबसे पहले यही लिखना है एग्ज़ाम में या कभी भी डायग्राम बनाएंगे तो, ठीक है। ये हमारा डी कर्व है, ये हमारा एस कर्व है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्यू पी ई। अगर वो बोल रहा है सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा जिसे बोलेंगे S1। ये एस कर्व जो है डी कर्व को यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो ये E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे क्वांटिटी बढ़कर हो जाएगी Q1 और प्राइस घटकर हो जाएंगे P1, ठीक है। और देखो ये लॉजिकल भी है। कैसे लॉजिकल है? मार्केट में मान लो सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है प्राइस तो गिरेगा, और प्राइस गिरेगा लेकिन प्राइस गिरने की वजह से डिमांड जो है बढ़ जाएगी, और डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी हुई है, तो जानी क्वांटिटी तो ओवरऑल क्या होगी, वो क्वांटिटी जो है ओवरऑल बढ़ेगी और प्राइस गिरेंगे। तो यही हुआ इसमें। ये लॉजिकल बता रहा हूँ, ये आप इसके एग्ज़ाम उसमें मत जाना, इसे मैं बॉक्स में कर रहा हूँ। ये एक लॉजिकल चीज़ बताई है मैंने, ठीक। लेकिन आप डायग्राम में देखोगे तब भी यही होगा, ठीक है। तो हमें सेम लिखना है। फिर क्या आंसर में लिखना है? आंसर में हम लिखेंगे कि वाइल डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ सप्लाई इंक्रीजेज देन प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल फॉल। वो सॉरी प्राइस एज ऑल्सो, प्राइस विल डिक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे इसको? देखो, प्राइस तो हमारे घटेंगे और क्वांटिटी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। तो इसी को हम, जैसे हमने ये पैराग्राफ लिखा था ना पूरा ये आंसर में, तो सेम उसी तरह हमें आंसर लिख देना है इसका। ये वाला देखो आंसर ये लिखा था ना, आंसर वाइल सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आपकी बात लिख देंगे वाइल डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज सप्लाई का विल शिफ्ट राइटवर्ड, देन प्राइस विल डिक्रीज एंड सप्लाई विल क्वांटिटी विल इंक्रीज। पूर्ति के मांग के समान रहने पर यदि मांग में पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकेगा, जिसकी वजह से कीमत में कमी होगी और मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब देखो अगर फोर्थ केस लें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस। अब लेते हैं कि अगर सप्लाई घट जाती है तो क्या होगा। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, ओ एक्स वाई। अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा, क्वांटिटी कहाँ और प्राइस कहाँ, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्वांटिटी और ये प्राइस, ठीक। अब अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो सप्लाई का विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, या लेफ्ट साइड में ये खिसकेगा S1। ये S1 E1 D1 का को यहाँ पर कट करेगा E1 पर, जो कि जहाँ पर क्वांटिटी घटकर हो गई Q1 और प्राइस बढ़कर हो गए P1। तो आंसर में यही लिख देंगे कि भैया जब ऐसा होगा तो क्या होगा, व्हेन सप्लाई फॉल्स एंड डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है, डिमांड क्या है, कांस्टेंट, तो क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा इसका कि हमारा जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और क्वांटिटी क्या है, घट जाएगी। ये इसका इम्पैक्ट होगा। फिर डायग्राम हमारे पास होगा, डायग्राम हमने बना ही दिया, ठीक है। तो पहले आंसर लिखना है थ्योरी, फिर डायग्राम देना है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है, और एक्सप्लेनेशन आपको सेम देनी है जो ऊपर एक मास्टर आंसर दिया गया है, बस उसमें क्वांटिटी और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो चेंज कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज। तो देखो ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा हो गया, ये डी, ये एस, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पी है, ये क्यू है। अब मान लो डिमांड भी बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है, तो डिमांड का शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ये हमारा जो है देखो, इसको डिमांड का हमारा ये D1 हो गया और ये S1 हो गया, यहाँ पर S1, ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं E1 पर, ठीक है। यहाँ पर मात्रा जो है हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो आंसर में हम लिख देंगे कि प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन सेम बट क्वांटिटी विल इंक्रीज। अब देखो क्वेश्चन में वो बोल देता है केस 6, वो बोल देता है कि डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगा। देखो ये OX, ये Y, ये D, ये S, ये E, ये Q, ये P। अगर वो बोल रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, या एक मिनट रुको, इसको लो डिमांड, वो बोल रहा है डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो यानी सप्लाई वाले में ज़्यादा डिफरेंस ले लो।
तो ये S1 और ये D1 एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो ये हो गया E1, जहाँ पर क्वांटिटी बढ़कर हो गई Q1 और प्राइस घटकर हो गए P1। तो आंसर में आप लिखोगे कि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है तो इम्पैक्ट ये होगा कि प्राइस जो है वो गिरेंगे और क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी। ये इसका आंसर हो गया। और फिर इसकी आप डायग्राम देंगे, ठीक है, फिर आप एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन में वही जो आपको मास्टर आंसर में मैंने बताया है। अगर वो केस नंबर 7 वो बोल दे कि क्या होगा प्राइस एंड क्वांटिटी पे अगर डिमांड बढ़े और सप्लाई घट जाए, तो देखो क्या होगा। ये हो गया, ये डी, ये एस, ये ई, ये क्यू, ये पी। तो क्या होगा अगर डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड तो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा और सप्लाई जो है लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगी S1। तो देखो होगा क्या, ये एक दूसरे को यहाँ कट करेंगे E1 पर, जहाँ पे प्राइस तो बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो सेम भी रह सकती है, डिपेंड करता है कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आप आंसर लिख दोगे इसका कि अगर ऐसा हुआ कि डिमांड बढ़े और सप्लाई घटे, अगर इक्वली घटे बढ़े तो क्या होगा, तो प्राइस तो बढ़ जाएगा बट क्वांटिटी विल रिमेन सेम। डिपेंड करता है कि दोनों में डिमांड और उसमें कितना फ़र्क आ रहा है ना। तो अब इस वीडियो में 21 मिनट हो गए, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इकोनॉमिक्स विद फन चैनल है, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए कमेंट कर देना।